हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डायमेंशंस को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है वो हम देखेंगे। दैट मीन्स हम उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या हम देख सकते हैं, मतलब डायमेंशंस का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो उसका यूज़ देखो आप एप्लीकेशन में 3 तरीके होते हैं। दैट मीन्स हम 3 तरीके से उसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। ओके, तो उसका फर्स्ट एप्लीकेशन जो रहेगा कि किसी भी डायमेंशंस को, दैट मीन्स किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी इक्वेशंस में अगर हमें बताना है कि वो करेक्ट है या वो रॉन्ग है, ओके, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हुए उस फॉर्मूले को हम बता सकते हैं कि वो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है आपका सिंपल पेंडुलम का है, जिसका लेंथ है जो आपका L है, ओके, और उससे बोब अटैच्ड है और वो उस मतलब SHM कर रहा है। ओके, तो उस केस में एक फॉर्मूला आता है आपके पास, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे उस फॉर्मूले को हम ये बता रहे हैं कि वो फॉर्मूला एक्चुअल में करेक्ट लिखा गया है या वो रॉन्ग है। ओके, तो अब आपके पास उस टाइम पीरियड के 2 फॉर्मूले लिखे गए यहाँ पे। टाइम पीरियड T इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट, और आपका अनदर एक फॉर्मूला लिखा गया आपका पास, इस अनदर में आपके पास L/G की प्लेस पे आपके पास G/L है। ओके, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है और कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये हम डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे हम इजीली बता सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन आता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। दैट मीन्स हम उसके कोई भी अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है एक सिस्टम ऑफ यूनिट में है, हम उसको अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ओके, ये हमने पढ़ा था कि पीछे हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम SI, CGS, FPS और MKS यूनिट देख चुके हैं। और अनदर एक एप्लीकेशन आता है इसका कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी की डिपेंडेंस पता चल जाए कि वो क्वांटिटी किन किन अनदर फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम एग्जैक्ट जो डिपेंडेंसी है, दैट मीन्स अगर मान लो हमें पता चल जाए कि टाइम पीरियड लेंथ, सेम केस लेते हैं हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का। ओके, जो बोब है आपका किसी स्ट्रिंग से अटैच है और वो आपका SHM कर रहा है। ओके, तो उस केसेस में अगर हम ये पता चल जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम डिपेंड्स ऑन दीज 2 फैक्टर्स, दैट इज लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से इस फॉर्मूले तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके नज़दीक तक पहुंच सकते हैं। दैट मीन्स हम उसका रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। क्लियर। तो 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाली पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब हुआ कि हम डायमेंशन को कंसीडर करते हुए उसको एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, उसका हम एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं। ओके, क्लियर। हम अब आपके पास से मान लो, अब ये एक्चुअली फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, एक आपके पास स्ट्रिंग से कोई मास M अटैच्ड है। ठीक है, तो अब उसका टाइम पीरियड जो होगा, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा आपके पास, उसका टाइम पीरियड होगा ये L लेंथ का है और आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, उस केस में आपके पास टाइम पीरियड आता है। ठीक है, ये हम आगे इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट लिखा गया है। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। आपको करना क्या है, आपको ये दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं, डायमेंशंस का यूज़ कैसे करोगे। अब देखो आपको मैं बता चुका हूँ कि टाइम का डायमेंशंस क्या होता है। ठीक है, हम अभी यहाँ पे SI यूनिट्स में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो SI यूनिट में मास, लेंथ, टाइम और अदर मतलब टोटल 7 क्वांटिटीज आती हैं जो आपकी फंडामेंटल होती हैं। ठीक है, वो आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब देखो आपके पास टाइम अगर ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, तो अब आप इन दोनों को करेक्ट और इनकरेक्ट कैसे बताओगे। फर्स्ट आपको कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप लिखो इनके
डायमेंशंस, दैट मीन्स टी आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड दैट मीन्स टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, वो होगा टी। ओके, तो मेरे पास आ गया मेरा जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया है टी। मैंने क्या किया, इस टी को, इसका टी डायमेंशन लिख दिया टी। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास डायमेंशन क्या है, ओनली टी, इंक्लोजिंग ब्रैकेट। हम डायमेंशंस को इंक्लोज करते हैं ब्रैकेट में। वैसे ही आप यहां पे देखो, एल क्या है आपका, लेंथ, जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। अब आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि लेंथ को आप कैसे लेते हो। अब देखो, अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में देखो, इस इक्वेशन के आपके पास क्या क्या डायमेंशंस आ रहे हैं, और उनको आप सिंपली सोल्व करते रहो। और लास्ट में आपको दोनों देखना है कि LHS में जो डायमेंशन आ रही है और RHS में जो डायमेंशन आ रही है, वो दोनों इक्वल अगर आगे आ जाते हैं, तो अब आप तो कह सकते हो आप कि जो फॉर्मूला आपके पास लिखा गया है वो आपका डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब देखो लेंथ का यहाँ पे देखो 2 पाई एक कांस्टेंट है। हमने पहले भी बात की थी कि डायमेंशनल एनालिसिस में, मतलब डायमेंशनल जब फॉर्मूला लिखता हूँ तो मैं कांस्टेंट या उसके मैग्नीट्यूड्स को कंसीडर नहीं करता, ओनली मैं उनके डायमेंशन को कंसीडर करता हूँ। 2 पाई यहाँ पे एक कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन लिए तो हम उसको एक तरह से नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर। लेंथ का देखो आपका यहाँ पे है, लेंथ मेजर किया जाता है मीटर में, उसका डायमेंशन क्या हुआ, कैपिटल L, सिंपल। डिवाइडेड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना आपका, तो आप देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाएगा। दैट मीन्स आपका मीटर हुआ लेंथ और सेकंड स्क्वायर हुआ टी स्क्वायर। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं LT-2 लिख सकता हूं। LT-2 क्या हुआ आपका, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो अब देखो राइट हैंड साइड में आपके पास ये अंडर रूट भी पड़ा है, तो आप एक अंडर रूट इसके ऊपर एक पुटअप कर दो। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप सोल्व करो, मतलब राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाती है, L से देखो नीचे भी एक L है तो कैंसिल हो गया। टाइम में जो नीचे -2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, +2, और ये आपके पास बाहर एक अंडर रूट रिमेनिंग है, तो ये आपका बच जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली टी बच जाता है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा था टी, और राइट हैंड साइड में आपके पास भी कितना आ रहा है, सेम डायमेंशन टी। दैट मीन्स इट इज अ करेक्ट फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशंस के बेस पे हम बता सकते हैं कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वैसे ही बी ऑप्शन में देखो, क्या आपको अब आपको पता चल गया ए सही है, दैट मीन्स बी इज रॉन्ग। अब कैसे रॉन्ग है वो आप देखो, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, टाइम का यहाँ पे डायमेंशन लिखो, टाइम का डायमेंशन आ जाएगा यहाँ पे टी, जो कि वो सेकंड में मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट में। और वैसे ही यहाँ पे आपका ये आपका चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, ये एक साइड चल रहा है आपका राइट हैंड साइड में डायमेंशन, ये वाला 2 पाई को हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ हम ये वाले इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो जी आपका है आपका LT-2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन, L है आपका लेंथ, दैट मीन उसका लेंथ का हुआ डायमेंशन दिस, ओनली L। अब ये L से आपका L कैंसिल हो गया, L से आपका L कैंसिल हो गया ना, आप ऐसे इजीली कैंसिल कर सकते। दैट मीन यहाँ पे पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, दैट मीन्स L से L गया, रह गया आपका ओनली टी स्क्वायर। लेकिन आपका एक अंडर रूट भी तो चल रहा था ना यहाँ पे, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अंडर रूट बच गया, LT-2 होता है ना, LT-2, तो आपके पास आ गया T-1। राइट हैंड साइड में आपके पास डायमेंशन आ रही है इनवर्स ऑफ टाइम, दैट मीन T-1, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डायमेंशन आ रहा है ओनली T, टाइम ऑफ मतलब डायमेंशन ऑफ टाइम। तो दिस इज अ इनकरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो डायमेंशंस की हेल्प से आप कोई भी फॉर्मूला बता सकते हो कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। वैसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आपको बेसिकली पता क्या होना चाहिए, उस फॉर्मूले में जो आपके फैक्टर यूज हो रहे हैं, जो आपके पैरामीटर यूज हो रहे हैं, उनके आपको इंडिविजुअली उनके डायमेंशंस पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लेंथ और एक्सेलरेशन यूज हो रहा था, आपको लेंथ का डायमेंशन पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डायमेंशन है, वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट रहा हमारा कि किस तरीके से हम डायमेंशंस का यूज करते हुए किसी फॉर्मूले को करेक्ट और इनकरेक्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मतलब डायमेंशन का यूज करते हुए हम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे पास मास है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मास 100 kg में 1 kg लेके चलता हूँ, 1 kg दैट मीन्स वो आपका SI यूनिट में, SI यूनिट में हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। वहीं उस SI यूनिट को मैं सीजीएस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स वी आर कन्वर्टिंग मास इन किलोग्राम इनटू मास इन ग्राम, ओके। तो वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम SI यूनिट्स टू CGS यूनिट्स, ओके, बिकॉज CGS यूनिट में हम ग्राम देखते हैं, मास ग्राम में मेजर किया जाता है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक भी देखो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आपका आई बटन पे मिल जाएगा, ओके। अब मैं देख रहा हूँ कि वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। दैट मीन्स वन सिस्टम में जो MLT आ रहे हैं वो डिफरेंट होंगे सेकंड सिस्टम MLT से, ठीक है ना। जैसे 1 kg था, तो 1 kg को, वो तो आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। दैट मीन्स kg को जब ग्राम में मेजर करना है तो उसकी वैल्यू भी चेंज हुई है, 1 to 100,000 हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब देखो, एक सिस्टम में जो यूनिट थे, मतलब एक सिस्टम में जो MLT यूज हो रहे थे, तो वो डिफरेंट हो गए दूसरे सिस्टम से। तो एक सिस्टम में अगर मैं M1 L1 T1 लिखता हूं, तो दूसरे को मुझे M2 L2 T2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर कैसे होगा, वो आपका होगा M1 L1 T1, दैट मीन्स यू आर ट्रांसफॉर्मिंग M1 टू M2, L2 टू L1 टू L2, T1 टू T2। तो ये पूरा सेट जो है आपका M1 L1 T1 का, वो आप पूरा सेट ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है M2 L2 T2, ठीक है। दैट मीन्स अगर मास M1 जो था आपका kg में था, वो M2 बन रहा है ग्राम में। अगर SI एक तरफ SI और दूसरी तरफ CGS की बात करूं तो मैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब ये कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन होने पे देखो, जैसे 1 kg था वो किसके इक्वल हुआ, 1000 ग्राम के इक्वल हुआ। तो 1 kg दैट मीन्स 1 हुआ उसका मैग्नीट्यूड और kg हुआ उसका यूनिट, तो वो किसके इक्वल है, 1000 ग्राम के, ठीक है। तो वैसे ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वांटिटी को 2 पार्ट में लिखा जाता है, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। तो फिजिकल कोई भी क्वांटिटी होगी आपकी, वो कैसे लिखी जाएगी, मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट, ओके। जैसे यहाँ पे 1 kg था, तो 1 kg दैट मीन्स 1 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, kg है उसका यूनिट, ओके। जैसे यहाँ पे क्या था, ऐसे CGS में अगर करते हैं तो 1000 ग्राम, तो 1000 क्या उसका मैग्नीट्यूड, ग्राम है उसका यूनिट, ओके। तो अब आपको पता है कि जब मैं कन्वर्जन करता हूं, तो जो टोटल n मतलब मैग्नीट्यूड इनटू जो आपका यूनिट रहता है, वो आपका कंजर्व्ड रहता है। दैट मीन्स N1 U1 आपका N2 U2 रहता है। यही बात हुई ना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मैग्नीट्यूड उसके यूनिट को इनटू उसका यूनिट लिख सकते हो, दैट मीन्स NU लिख सकते हो। जब आप कन्वर्जन करोगे तो N1 जो NU था वो दूसरे NU में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स N1 U1 कन्वर्ट हो जाएगा N2 U2 में। तो ये दोनों बराबर रहेंगे, जैसे 1 kg और 1000 ग्राम बराबर था ना, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पे 1 kg आप 1000 ग्राम लिखते हो, ऐसे 1000 ग्राम, ठीक है। तो आपका ये हुआ आपका N1, ये हुआ आपका N1, ये हुआ आपका U1, ओके। U1 इज यूनिट इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट,
और ये हुआ आपका n2 मैग्नीट्यूड इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये हुआ आपका u2। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूं कि अगर कन्वर्जन किया जाता है किसी क्वांटिटी का वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो ये आपका n1 u1 n2 u2 हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप बताओगे कि इसकी हेल्प से अगर आपको n1 u1 पता है और इधर ही आपको दूसरी साइड में u2 पता है, तो आप n2 की वैल्यू बता सकते हो। दैट मीन्स अगर आप वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो तो मैग्नीट्यूड आपका किस तरीके से चेंज होगा वो आप बता पाओगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सिंपल सी बात है। तो अब मैं बात करता हूं, ये तो मैंने आपको, ये तो पता ही है आपको केजी और ग्राम का ट्रांसफर कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि न्यूटन और डायन, दैट मीन्स फोर्स का क्वांटिटी लेते हैं, तो उस फोर्स जो क्वांटिटी एसआई यूनिट में न्यूटन में मेजर होती है, उस एसआई यूनिट को अगर सीजीएस यूनिट में देखेंगे तो वो जो क्वांटिटी न्यूटन में मेजर हो रही तो जब सीजीएस में डायन में होगी, तो न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन रहेगा वो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव करेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो डिराइव कैसे करना है। मुझे पता है कि जब मैं कन्वर्जन होगा क्वांटिटीज का वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो मेरा क्या इक्वेशन होगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। अब देखो u1 और u2 क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, एक साइड में m1 l1 t1 लेना है, दूसरी साइड में m2 l2 t2 लेना है। अब मुझे पता है कि u1 जो है ये तो होता है आपका m1 l, मतलब न्यू फोर्स के बेसिकली आपको यहाँ पे हम क्वांटिटी कौन सी देख रहे हैं, फोर्स। तो फोर्स के लिए आपको यूनिट लिखना है, यूनिट उसका पता है, मतलब डायमेंशन उसका लिखना है इन ऐसा यूनिट में mlt-2 होता है। तो एक साइड में मुझे mlt-2 और ये होगा तो देखो mlt-2 इधर भी, बिकॉज डायमेंशन तो फोर्स का सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे ये जो m1 mlt आ रहे हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। समझे बात को, कि मतलब इधर m1 l1 t1 लेना है और इधर m2 l2 t2-2 लेना है। क्लियर हुआ। तो यहां पे अगर आपको वन, अगर इधर आप बात कर रहे हो वन, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे वन ही रखो, n1 ही रखो, ठीक है, इधर आप n2 रखो, तो अब आप देखना चाह रहे हो कि n1 जो न्यूटन में था, दैट मीन्स 1 न्यूटन, और आपको डायन में रिलेशन बताना है, दैट मीन्स 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डायन, ये आपको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो एक साइड है आपका ये वाली क्वांटिटी, इधर लिखो। ठीक है, तो n2 को मैं क्या लिख सकता हूं, n2 को मैं क्या लिख सकता हूं, m1। तो मैं ये पूरा क्वांटिटी क्या करता हूं, इस पूरे डायमेंशन को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं नीचे यहां पे। ठीक है, तो m1 के नीचे मैं m1 लिख देता हूं, मतलब m के नीचे m कंबाइन कर देता हूं ना ऐसे। ठीक है, और l के नीचे l लिख देता हूं, दैट मीन्स l1 डिवाइडेड बाय l2। और मैं क्या कर रहा हूं, t1 डिवाइडेड बाय t2। अब जो पावर है वो तो रहेंगी, जैसे यहां पे देखो पावर यहां पे क्या थी, इधर m1 l1 t-2 था, इधर भी 1 रहेगा, इधर भी 1 रहेगा, इधर -2 आ जाएगा ना। ठीक है, सिंपली, और यहां पे आपका n1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स आपका यहां पे n1 जो पड़ा था ना रिमेनिंग, वो आपका यहां पे आ जाएगा। तो अब आप बता सकते हो कि अगर आपको 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन आपको बताना है, तो एट मीन्स आपका n1 क्या हुआ, 1। ओके, और आपको n2 की वैल्यू बतानी है, तो आप यहां पे इसकी हेल्प से बता पाओगे इजीली। तो आपके पास n2 क्या आ गया, n1 क्या है आपका 1, तो 1 पुटअप कर दो। m1 और m2 में अगर आप देखो, अगर आपको m1 m2 l1 l2 t1 t2 में आपको रिलेशन पता है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है जब मैं क्या करता हूं, ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं एक बारी, हम एक साइड बता देता हूं मैं आपको। अब आपको पता है m1 और m2 में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, दैट मीन्स
L1 डिवाइडेड बाय L2 एंड T1 डिवाइडेड बाय T2। ओके, अब आपको ये पता है कि अगर M1 M2 L1 L2 T1 T2 के बारे में रिलेशन पता है तो आप यहाँ पे पुटअप कर दो और आपके पास N2 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब दूसरे यूनिट में उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर मुझे पता है कि किलोग्राम M1 क्या है, यहाँ पे हम किस में मेजर करते हैं, यहाँ पे हम मेजर करते हैं केजी, मीटर और यहाँ पे सेकंड में, और इधर हम मेजर करते हैं ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में। टाइम तो सेकंड में मेजर होता है। अब मुझे केजी और ग्राम में अगर रिलेशन पता है, दैट मीन्स M1 इक्वल टू हाउ मच M2 पता है, तो मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, M1 क्या है आपका केजी, दैट मीन्स इसको मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ 1000, है ना, 1000 ग्राम होता है आपका, और M2 क्या है आपका 1, यही ना। और L1 क्या है आपका मीटर, और मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, नीचे आपको 1 रखना है ना, यही बात है। टाइम जो है आपको इधर भी सेकंड में मेजर होता है, इधर भी सेकंड में मेजर होता है, दैट मीन्स आपको देखो यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा है वो आपका M2 क्या सिग्निफाई कर रहा है, CGS यूनिट को। तो देखो ये आपका 1 ग्राम हुआ और ये आपका 100 ग्राम हुआ, 100 सेंटीमीटर हुआ, इधर 1 सेंटीमीटर हुआ, इधर 1 सेकंड हुआ और इधर भी 1 सेकंड हुआ। ये आप बेसिकली ये चीज कर रहे हो आप। अब आपको पता चलता है इसको सोल्व करते हो तो आपके पास N2 इक्वल टू क्या वैल्यू मिलती है 10⁵5। ठीक है, यहाँ पे 10⁵3 है, ये आपका 10⁵2 है, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाती है इजीली। तब आपको पता चल गया कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵5 डाइन। ओके, तो जब न्यूटन, जब फोर्स क्वांटिटी को, मतलब जो आप फोर्स को SI से CGS में कन्वर्ट करोगे तो आपका 1 जो न्यूटन है और डायन में क्या रिलेशन होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵5 डायन। ओके, अब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन कैसे बताएंगे। इसके लिए हमें डिपेंडेंसी पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वांटिटी किन्हीं मतलब किसी फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो अगर वो डिपेंडेंसी अगर हमें पता है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हुए हम एग्जैक्ट डिपेंडेंसी बता पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब देखो कि अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टाइम पीरियड T ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ L ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपको फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो क्या होगा। अब आपको पता है बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे इन जो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, देखो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि टाइम की डिपेंडेंसी दे रखी है आपके पास, कि टाइम डिपेंड कैसे कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन T डिपेंड्स ऑन L एंड G, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप जब डिपेंडेंसी जब पता चल जाए किसी क्वांटिटी की, तो आपको क्या करना है, उस क्वांटिटी को प्रोपोर्शनल में लिखना है L की पावर सम कांस्टेंट। अब आपको वो कांस्टेंट पता नहीं है अभी इस टाइम पे, तो आप अज्यूम कर लेते हो कांस्टेंट A, और G का कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट अज्यूम करते हो B। तो फाइनली आपको A और B की वैल्यू बतानी है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वो कैसे करेंगे, ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल L की पावर A है, G की पावर B है, हमें नहीं पता क्या आ रहा है। अब मैं डायमेंशन लिखता हूं, देखो डायमेंशन लिखता हूं, T के डायमेंशन क्या होंगे, T है ना, T का डायमेंशन T होगा,
और यहाँ पे देखो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड रहा, तो मैं देखो ये इसका मतलब ये कि डायमेंशनल यहाँ पे 3 मतलब लाइंस डाल रहा हूँ, दैट मीन्स डायमेंशनली मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ का क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ का आपके पास आ जाएगा L और उसकी पावर A लेना है, और इधर LT-2 और उसकी पावर आपको देखो पावर यहाँ पे लेना है आपको A और इधर लेना है आपको पावर B। ओके, K तो यहाँ पे कांस्टेंट है, K का तो कोई मतलब फॉर्मूला होगा नहीं ना। हमें एग्जैक्टली क्या करना है, हमें डिपेंडेंसी पता चल गई, तो हम डिपेंडेंसी की बेस पे डायमेंशनल की हेल्प से निकाल रहे हैं। T एक साइड T लिखा, L की पावर A लिखा, LT-2 B लिखा। L का डायमेंशन ये, G का डायमेंशन ये, पावर वैसे की वैसे जो ले रखी थी हमने अज्यूम करी है। अब आपको क्या करना है, डायमेंशनल मैच करना है कि आपको पता है डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स जो डायमेंशन मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहे हैं वही डायमेंशन मुझे राइट हैंड साइड में मिलने चाहिए। अब आप क्या कर दो, अब आप देखो T की पावर यहाँ पे क्या आ रही है 1, ओके, तो वैसे ही यहाँ पे क्या आनी चाहिए, उस साइड भी 1 आनी चाहिए। तो एग्जैक्टली आप क्या लिखो, L की पावर आपको क्या मिल रहा है, इधर A मिल रहा है और इधर B मिल रहा है, दैट मीन्स L की पावर आपको A+B मिल रहा है, ओके। और T की पावर अलग से क्या मिल रही है आपको, T की पावर -2B मिल रही है। तो अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस का। जैसे यहाँ पे टाइम की पावर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 इक्वल होना चाहिए आपका, 1 इक्वल होना चाहिए किसके, -2B के, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा ना। और A+B किसके इक्वल होना चाहिए, A+B इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन नहीं है, तो दैट मीन्स L की पावर 0 दे रखी है, ओके, तो इस 0 के इक्वल होना चाहिए A+B। तो अब आपको रिलेशन पता चल गया, बस इस अगर आपको ये रिलेशन पता चल गया तो सिंपली अब आपको सिर्फ सोल्व ही करना है। A+B आपको पता चल गया कि 0 है और -2B आपको पता चल गया कि 1 है। यहां से आप देखो B की वैल्यू बता दो क्या आएगी, -1/2, क्लियर। और यहां से B की अगर वैल्यू आपको पता चल गई, B -1/2 है, तो यहां से आप पुटअप करके A की वैल्यू बता पाओगे ना इजीली, क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 होगी ना तभी, क्लियर हुआ। ये वैल्यू मैंने आपको पुटअप करके ये फाइंड आउट कर ली, तो A और B की मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई। कैसे, जब मुझे डिपेंडेंसी पता था टाइम का लेंथ और G पे, मैंने इसका बता दिया कि T जो डिपेंड करेगा वो L की पावर A है ना 1/2 और G की पावर -1/2 पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स मैंने टाइम का डिपेंडेंसी बता दिया। अब 1/2 को अंडर रूट लिख सकता हूँ, और G -1/2 है तो इसको G को नीचे ले गया, तो इनकी पावर जो है 1/2, पावर 1/2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ अंडर रूट में। तो मुझे पता चल गया कि टाइम जो आएगा ना, मतलब लेंथ और G, मतलब L और G जो आएंगे फॉर्मूले में वो इस तरीके से आएंगे, √L/G। तो जिस फॉर्मूले में आपका L/G अंडर रूट आ रहा है वो आपका डायमेंशनली करेक्ट हो गया, तो वो आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा। देखो A, B, C इन तीनों में ऑप्शन में मैच करो, कहाँ पे आ रहा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ये L/G अंडर रूट मिल रहा है ना। 2π तो देखो कांस्टेंट है ना, वो हर किसी में मिल रहा है, हर एक ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। ये आपने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव कर लिया, एग्जैक्ट रिलेशन डिराइव कर दिया बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो सेपरेटेड होती हैं इन सिंबल से, ये आपको सिंबल याद रखने हैं, प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन। जब भी फिजिकल क्वांटिटी इन मतलब सिंबल से सेपरेटेड होंगी तो उनके डायमेंशन हमेशा सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम, फॉर एग्जांपल देखो S इक्वल टू, आपके पास एक फॉर्मूला आता है, ये आप आगे जाके मोशन इन 1 डायमेंशन में पढ़ोगे, ut प्लस में हाफ AT²। ये आपके पास एक फॉर्मूला आता है। अभी के लिए आप सिर्फ डायमेंशन के बेसिस पे देखो इस फॉर्मूले को,
ठीक है, आपको ये पता नहीं कैसे आया, आप मोशन इन वन डायमेंशन में देखोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो जो क्वांटिटीज प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन से सेपरेट होंगी, मतलब जिन क्वांटिटीज के बीच में ये सिंबल आएगा तो वो उन क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होगा। दैट मीन्स यूटी और हाफ एटी स्क्वायर जो है आपका प्लस वाले सिंबल से सेपरेट है ना, प्लस वाला सिंबल आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का डायमेंशन आपका सेम होगा। समझे बात को? ठीक है। और उसी तरीके से ये जो यहाँ पे डिस्टेंस एस, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन आएगा वो भी क्या होगा, वो भी इसके इक्वल आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये सेपरेट है इस वाले से। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि जो एस है, यूटी है और हाफ एटी स्क्वायर है, इन तीनों का डायमेंशन आपका सेम आएगा। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये देखो, ये आपको अगर ध्यान में रह जाता है, मतलब आपको ये पता है कि अगर कोई क्वांटिटीज के इस सिंबल से सेपरेटेड है तो उनके डायमेंशन सेम हो गए, तो कुछ क्वेश्चंस में आप इजीली बता पाओगे कि हाँ ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या कि इस क्वांटिटी का डायमेंशनली होगा क्या। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि देखो एस यहाँ पे डिस्टेंस होता है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है, वो मेजर किया जाता है मीटर में। तो अब आपको पता चल गया कि इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा, मीटर। दैट मीन्स मीटर को एल लिखा जाएगा ना डायमेंशनल में, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इन तीनों का डायमेंशनल क्या होगा, एल, इस तरीके से। अब सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड वी कैन मेक अ डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला बट नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब हमने पीछे देखा था कि देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंसी हमें पता चल गई, हमें अगर डिपेंडेंसी पता था कि किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल में क्या आएगा वो बता दिया। अब हम जो यहाँ पे एग्जैक्ट में जो देखो 2 पाई आ रहा है, अब इस 2 पाई को हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव नहीं कर सकते हम ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस में से मैं डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट बता पाऊंगा, मैं ये नहीं बता सकता कि वो एग्जैक्टली वो सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पे देखो टाइम पे, आपने पता है कि टाइम का आपके पास रिलेशन क्या आएगा, एल और जी का, एल बाई जी अंडर रूट आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 फॉर्मूले लिखे गए हैं जिनमें एल बाई जी अंडर रूट लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया आपके पास, इधर आपके पास 2 पाई है जो कि करेक्ट फॉर्मूला यही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास 4 पाई लिखा गया है, तो आप इन दोनों में से बता नहीं सकते कि कौन सा फॉर्मूला सही है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप ये डिपेंडेंसी तो देखो चेक कर लोगे, ये वाला देखो दोनों में सेम आ गया, लेकिन कांस्टेंट जो आ रहा था वो नहीं बता पाओगे। दैट मीन्स डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट डिसाइड किया जा सकता है, एग्जैक्टली क्या होगा फॉर्मूला, ये इक्वेशन, वो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, अब एक्चुअली यही इसकी लिमिटेशन में काउंट होता है। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में क्या आ गया, इस मेथड की लिमिटेशंस क्या रही कि द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट, जो आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ रहा था, जो आपका पीछे 2 पाई आ रहा था, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इस मेथड से। ठीक है, और सेकंड इसका लिमिटेशन है कि द इक्वेशन, जिस इक्वेशन में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लोगैरिथमिक टर्म्स आपकी यूज हो रही हैं, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। उस फॉर्मूले को आप या उस इक्वेशन को आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस नहीं इस्टेब्लिश कर पाओगे। थर्ड आपका जो रहता है कि ये जो मेथड है आपका, ये सिर्फ तब यूज होता है जब आपका फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडेंसी जो रहती है वो जब मल्टीप्लिकेशन में रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एल और जी था, एक तरीके से मल्टीप्लाई में थे ना, मतलब डिवीजन में थे एक तरीके से, तो एल इंटू 1/g था ना एक तरीके से, हालांकि ऊपर जो अंडर रूट आ रहा है वो अलग है,
वो भी तो आ ही रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी इक्वेशन में कुछ क्वांटिटीज प्लस या माइनस हैं, माइनस से जुड़ी हुई हैं, प्लस या माइनस से जुड़ी हुई हैं, दैट मीन्स सम और डिफरेंस में आती हैं, तो उस फॉर्मूले या उस इक्वेशन को आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से नहीं बता पाओगे। अगर इसको आपको कहा जाए कि डायमेंशनली डिराइव करके बताओ, आपको कह दिया जाए कि डिस्टेंस जो है आपका डिपेंड कर रहा है, आपको फैक्टर दे दिए जाए कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जैसे आपने पीछे टाइम का फॉर्मूला डिराइव किया था, वैसे ही आप यहाँ पे डिस्टेंस का नहीं डिराइव कर सकते, बिकॉज जहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है प्लस में आ रहा है, वहाँ पे प्लस और माइनस का अगर साइन आ जाए तो वहाँ पे आप डायमेंशनल एनालिसिस को से की हेल्प से इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे रिलेशन, ठीक है। तो ये कुछ थे डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशन। वैसे तो देखो डायमेंशंस का आपको पता होना चाहिए, बिकॉज डायमेंशंस की हेल्प से आप काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली तरीके से सोल्व कर पाओगे। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।